और मंडला जैसे जिले में हमारे आदिवासी बालक बालिकाओं के साथ किस तरह से शिक्षा में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अगर विधानसभा सदन तक पहुंच जाएं तो मतलब यह भ्रष्टाचार बेहद बड़ा है। शिक्षा के नाम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लगा के मैंने प्रश्न लगाया था। आपका एक प्रश्न था कि कार्रवाई में स्वाभाविक रूप से कार्रवाई में विलंब, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसमें समय लगा है। उसकी वजह भी ये है कि हमारे अधिकांश जो अधिकारी हैं वो बिहार चुनाव में उनकी ड्यूटीज लगी थी और कार्यभार में दूसरे लोग थे, इस कारण भी विलंब हुआ है। फिर भी आपने कहा है तो वल्लभ भवन के स्तर पर अगर किसी किस्म से कोई देरी हुई, विलंब हुआ, उसकी जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी है कि उसको विलंब का कोई दोषी होता है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर यदि भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो बेहद ही शर्म की बात है। शिक्षा में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अगर विधानसभा सदन तक पहुंच जाएं तो मतलब यह भ्रष्टाचार बेहद बड़ा है। जी हां, मंडला जिले के बिछिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक नारायण सिंह पट्टा ने विधानसभा सत्र में यह प्रश्न उठाया और बताया कि आज मंडला जिले में कैसे आदिवासी बालक बालिकाओं के साथ शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल जवाब किए। हालांकि विधायक नारायण सिंह पट्टा ने बताया कि इस दौरान शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया और उनकी बातों को स्वीकार किया और जांच का आश्वासन भी दिया है। किंतु आज के दौर पर जहां पर शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं, किंतु शिक्षा में ही भ्रष्टाचार के जो घटनाएं सामने आती हैं बेहद ही निंदनीय हैं। आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और मंडला जैसे जिले में हमारे आदिवासी बालक बालिकाओं के साथ किस तरह से शिक्षा के नाम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लगा के मैंने प्रश्न लगाया था। और माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के बिंदु का के उत्तर में आपने बताया है कि 18/11/2025 को जिला स्तर पर जांच कमेटी गठित की गई है, जबकि इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत माननीय मंत्री जी को इसी सदन में मिलकर 2 अलग अलग पत्र दिनांक 31/7/2025 को दिए थे, जिसमें राज्य स्तर से टीम गठन करने की मांग की गई थी। उसमें आपने क्या किया, और जिला कलेक्टर मंडला को मैंने पत्र दिनांक 3/9/2025 को दिया, लेकिन 2 महीने तक उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया तो जवाब देने की खाना पूर्ति के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय आनन फानन में 11/8/2025 को जांच के लिए टीम गठित की गई। और तो और जांच की टीम गठित करने के पहले संबंधित सप्लायर का भुगतान भी कर दिया गया और अब बता रहे हैं कि 5% भुगतान रोककर कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या राज्य स्तर की टीम गठन करके कार्रवाई करेंगे? मामला बहुत गंभीर है और संवेदनशील है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो सामग्री की सप्लाई हुई है उसका उपयोग पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की छोटी छोटी बालिकाओं को करना है, इसलिए संवेदन और गंभीरता पूर्ण। नारायण सिंह जी प्रश्न पर माननीय मंत्री जी इसका जो है उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा प्रश्न ये है, दूसरा मैं एक साथ कर लेता हूं। मेरे 4 प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2 करो ना जी, मैं 2 कर, एक बार में 2 करो, एक प्रश्न और कर लेता हूं। एक प्रश्न मेरा ये है कि एक तो इसमें विलंब हुआ, माननीय मंत्री जी इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरा, बिंदु का के उत्तर में ही आपने बताया कि इसी सामग्री सप्लाई में गड़बड़ी करने वाला आरोपी डीपीसी जब दूसरे मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दिनांक 25/9/2025 को रिश्वत लेते हुए अपने पत्नी सहित गिरफ्तार हुआ तो उसे उस पद से हटाने और दूसरी जगह पदस्थ करने में आपके विभाग को 3 महीने लग गए और अभी परसों यानी माननीय अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी तो खेत की बात यह है 2/12/2025 को उसे पद से हटाकर प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये प्रश्न चर्चा में अगर नहीं आता, सदन में ये सवाल नहीं उठता, तो डीपीसी को कभी पद से हटाया नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, 3 महीने लग गए, जबकि मंडला कलेक्टर ने इससे संबंधित प्रस्ताव रिश्वत वाले मामले के अगले ही दिन
यानी 26/9/2025 को विभाग को भेज दिया था। क्या इसके लिए जिम्मेदार और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्री जी? बैठिए बैठिए। ये मेरे दो प्रश्न हुए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया, बड़ा विस्तार से प्रश्न था और जवाब भी विभाग ने पूरा बिंदुवार आपको दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय तीनों सदस्य को चीजें बताना विस्तार से हैं, प्रश्न भी विस्तार से है, उत्तर भी विस्तार से है, और माननीय सदस्य ने भी विस्तार से बात रखी है, लेकिन अपने को जवाब पूरक प्रश्न का देना है। जी जी मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह है, ये बात सही है कि हमारा डीपीसी 25/9/2025 में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में ट्रैप हुआ था, और चूंकि जिला स्तर पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर हमारे अधिकृत होते हैं, उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव आगे बढ़ाया और बाद में उस डीपीसी को वहाँ से अलग किया गया और जिला मुख्यालय पर निर्वाचन आदि के काम में उसको लगा दिया गया। निलंबन की कार्रवाई के संबंध में यह है कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध सर्वप्रथम ईओडब्ल्यू चालान पेश करता है, उसके पश्चात संबंधित को मूल विभाग से अभियोजन की स्वीकृति के पश्चात ही निलंबित किया जाता है। इसलिए निलंबन की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। बाकी उस अधिकारी को तुरंत वहां से अलग किया गया है, विस्तृत उसकी जांच होगी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ में कार्यों का क्रियान्वयन हो और किसी भी किस्म की भ्रष्टाचार की कार्रवाई को कतई हमारा विभाग, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करता। दोषी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर से गंभीर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई हम करेंगे जो आगे आने वाले समय में दूसरे जिलों में भी अधिकारियों को ध्यान में रहे कि अनियमितता के विरुद्ध सरकार या विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैप होने के दूसरे दिन माननीय कलेक्टर ने पत्र लिखा और 3 महीने लग गए उसको हटाने में। आखिरकार वो बचाने वाले कौन अधिकारी थे अध्यक्ष महोदय? उन पर भी मंत्री जी बता दें कि उन पर क्या कार्रवाई करेंगे। एक तीसरा मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बिंदु गा के उत्तर में आपने बताया है कि एपीसी जेंडर बालिका शिक्षा का प्रभार श्रीमती विनीता सोनी को दिया गया है, जबकि वो 2 बार एपीसी की परीक्षा दे चुकी है। पास होने के लिए निर्धारित 25 अंक से भी कम अंक उनको मिले हैं। मतलब फेल हुई अभ्यर्थी को प्रभार दिया गया उसी डीपीसी के द्वारा। फेल हुई अभ्यर्थी को ही प्रभार देना क्यों जरूरी था? किसी बिना परीक्षा दिए हुए शिक्षक को भी हम प्रभार दे सकते थे। प्रशासनिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से प्रश्न करो ना आप। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को कब तक मंत्री जी या विभाग बचाते रहेगी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी अध्यक्ष महोदय? और दूसरा मेरा जो है बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, वो चौथा हो चुका है, दूसरा चौथा ही है। 2 पहले है, ये चौथा ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल चौथा है, बिल्कुल संवेदनशील। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अरोली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास है। 50 से अधिक बालिकाएं 37.5 वर्ग मीटर के 2 कमरों में रह करके पढ़ाई करती है। लेकिन मानवीय दृष्टि से आप खुद सोचिए कि माध्यमिक शाला के 37.5 वर्ग मीटर के 2 कमरों में क्या 50 से ज्यादा बच्चियां आराम से रह सकती हैं? बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं माननीय मंत्री जी, आप खुद देखेंगे तो आपका भी हृदय द्रवित हो जाएगा। इसके लिए हॉस्टल के भवन का निर्माण कराया जाना बहुत जरूरी है। मैं संवेदना को देखते हुए मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वहां पर छात्रावास भवन नहीं है, अगर सदन में ही वो घोषणा करेंगे। और साथ ही मेरे जो पूर्व के प्रश्न हैं, वो भ्रष्ट जो डीपीसी, उसके खिलाफ कार्रवाई अकेला जो है उसको हटा देना ही नहीं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कृपया बैठिए। घटिया सामग्री उसने सप्लाई करके हॉस्टलों में खूब मोटी रकम जो है वसूली है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी कि नहीं की जाएगी, और जो दोषी अधिकारी जो उसको बचाने के लिए है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन में आश्वासन। प्रश्न आपका आ गया है तो जवाब आने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अधिकारी को, क्योंकि डेमोक्रेसी में बगैर जांच के परिणाम और जब तक उसके विरुद्ध चालान पेश नहीं किया जाता तब तक विभाग के द्वारा हमारे यहाँ से जो अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है उसके बाद ही
कानूनी प्रक्रिया जो है उसके खिलाफ आगे जाएगी और दोषी है 100% उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपका एक प्रश्न था कि कार्रवाई में स्वाभाविक रूप से कार्रवाई में विलंब, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसमें समय लगा है। उसकी वजह भी ये है कि हमारे अधिकांश जो अधिकारी हैं वो बिहार चुनाव में उनकी ड्यूटीज लगी थी और कार्यभार में दूसरे लोग थे, इस कारण भी विलंब हुआ है। फिर भी आपने कहा है तो बल्लभ भवन के स्तर पर अगर किसी किस्म से कोई देरी हुई, विलंब हुआ, उसकी जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी है कि उसको विलंब का कोई दोषी होता है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी, आपने छात्रावास की जो बात आपने करी है, हमारे जो छात्रावास हैं उन भवन निर्माण आदि के लिए 155 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास भवन विहीन है। भारत सरकार को हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है और समय समय पर इसकी वित्तीय हमको स्वीकृति मिलती है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की एक एक छात्रावास, ऐसी कुल 55 छात्रावासों के लिए हम लोगों ने 26-27 में 100 करोड़, 27-28 में 100 करोड़ और 28-29 में 50 करोड़, कुल 3 वर्ष में 250 करोड़ के प्रावधान करने हेतु वित्त विभाग से हमने आग्रह किया है और हमें लगता है कि ये स्वीकृति मिलेगी तो आगे आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर इन छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक बालिका जो छात्रावास हैं, राज्य शिक्षा केंद्र से के तहत हम लोगों ने प्रवेश समस्त बालक बालिकों हेतु एक नवीन बिस्तर सेट, प्रत्येक छात्रावास में रोटी मेकर, वॉशिंग मशीन की दृष्टि और 8 CCTV कैमरों के साथ में स्मार्ट क्लास के अंतर्गत इंटरेक्टिव पैनल आदि पूरे छात्रावासों में हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को और पहले से बेहतर किया जाए। और आपका जो बालिका छात्रावास की आपने कही है कि चूंकि 2 कमरों में बच्चे वहां रहें, स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि जब निर्धारित स्थान से कम में बच्चे रहते हैं तो उनको उनके जीवन यापन में, उनके दिनचर्या में समस्या आती है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वहां अगर वैकल्पिक रूप से कोई किराए का बेहतर भवन उपलब्ध है, जब तक नया भवन नहीं बन जाता तब तक उस किराए के भवन में, सुरक्षित भवन में जिला कलेक्टर उसको परीक्षण करके वहां उनकी व्यवस्था कराएगा और आगामी समय में प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण भी हम कराएंगे।